हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 11th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम देखेंगे टॉपिक वेक्टर्स को, जो कि फिजिक्स का एक टॉपिक है। ऑलरेडी वेक्टर्स के ऊपर मैंने कुछ क्लासेस लिए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, है ना। और इस क्वेश्चन में हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, रिजल्टेंट वाला। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जल्दी जल्दी में एक चीज दिखाना भूल गया। आप यहाँ पर इस चीज का ख्याल रखिएगा हमेशा, जब भी आप पैरेललोग्राम लॉ का वेक्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर आप क्या कीजिएगा, आपका जो डायग्राम निकल कर आएगा ना, उसे आप क्या कीजिएगा, पहले ज्वाइन करके एक पैरेललोग्राम दिखा दीजिएगा। क्योंकि अगर आप वो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वो आप किस बेसिस पर लगा रहे हैं, उसके लिए आपको पैरेललोग्राम तो दिखना चाहिए ना, तभी तो आप उस फॉर्मूले को लगा पाएंगे। इसीलिए क्या कीजिएगा, देखिए हमारा जो नेट क्या है, फाइनल फोर्स F1 निकला था, यहाँ पर F निकला था और इन दोनों का जो फोर्स था वो रिजल्टेंट था। यानी F1, R और F यहाँ पर तीनों मिलकर क्या है, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। तो इसीलिए उस पैरेललोग्राम को आप ड्रॉ करके दिखा दीजिएगा, बस आपको यही समझाना था यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ जो रिजल्टेंट है और हमारा क्या है, F2 और F3 से निकल कर आया था ये F फोर्स, तो हम इस रिजल्टेंट और इस F फोर्स को क्या एक डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे। और वहीं पर ये जो F1 हमारा गिवन था, इस F1 को भी डॉटेड लाइन से क्या है, R से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब ये एक क्वाड्रिलेटरल की तरह दिखने लग गया है ना, 1 2 3 4 साइड, यानी ये ऑलमोस्ट एक पैरेललोग्राम की तरह नजर आने लग गया। और इसी बेसिस पर अब क्या करेंगे, हमने जो वो फॉर्मूला लगाया था रिजल्टेंट का, उसे लगा लेंगे। होप सो आपको बातें क्लियर हो गई होंगी और इस चीज का आप क्या है, हमेशा ख्याल रखिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उस पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। वन फोर्स कितना दिया हुआ है, 6 न्यूटन, किस तरफ, ईस्ट की तरफ। वहीं पर दूसरा फोर्स है वो दिया हुआ है 8 न्यूटन, किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो चलिए यहां पर हमने लेट कर लिया, जो ये 6 न्यूटन का फोर्स है ये कुछ वेक्टर P रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पर 8 न्यूटन का जो फोर्स है उसको हमने रिप्रेजेंट करवा दिया वेक्टर Q से। तो अब ध्यान से, अब हमने यहाँ पर फोर्स को वेक्टर से तो रिप्रेजेंट करवा दिया, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर रिजल्टेंट चाहिए। तो रिजल्टेंट तो भैया एक मैग्नीट्यूड का वैल्यू देगा। तो मतलब यहाँ पर जो हमने इसको लेट किया है, P को 6 न्यूटन और Q को 8 न्यूटन, यहां पर क्या है, हम खाली मैग्नीट्यूड का काम लेंगे, डायरेक्शन का काम बाद में देखेंगे, है ना। अब चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है, हमने Q को क्या है 8 न्यूटन मान लिया, ये क्या है नॉर्थ की तरफ है 8 न्यूटन, वहीं पर P क्या है ईस्ट की तरफ है, हमने मान लिया। अब मैंने आपको पहले भी ये चीज समझाया था, यहां पर जब हमारा दो फोर्स होगा उसके बीच का कुछ रिजल्टेंट निकल कर आएगा, लेकिन वो रिजल्टेंट जो है किसकी तरफ झुका रहेगा, जो फोर्स बड़ा होगा। अगर यहां पर दोनों बराबर होते तो रिजल्टेंट बीच से पार हो जाता, अगर यहां पर दोनों में से जो फोर्स बड़ा होगा, नहीं तो फिर रिजल्टेंट क्या उसकी तरफ थोड़ा टिल्ट होगा। तो चलिए यहां पर 8 न्यूटन बड़ा दिख रहा है 6 न्यूटन से, मतलब इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो अब क्या है, सेंटर से पास नहीं होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये कुछ क्या होगा, 8 न्यूटन की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहां पर जो इसका रिजल्टेंट है ये बाहर की तरफ आएगा, क्यों, क्योंकि ये फोर्स भी बाहर जा रहा है, ये फोर्स भी बाहर जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट भी कुछ बाहर की तरफ ही आएगा। अब ध्यान से, यहां पर 8 न्यूटन है, यहां पर 6 न्यूटन है। अब क्या है, हम यहां पर देख लीजिए, हमारे पास एक वेक्टर 8 न्यूटन का है, एक वेक्टर 6 न्यूटन का है। तो सबसे पहले जो हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं तो वहां पर आता है कॉस थीटा, और यहां पर जो ये थीटा है ना, ये क्या है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो यहाँ पर 8 न्यूटन और 6 न्यूटन क्या है, आपस में देख लीजिए, यहां पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। इट मींस यहां पर जो थीटा का वैल्यू है दो वेक्टर्स के बीच का, वो कितना है, यहां पर थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, अपनी थीटा की वैल्यू आ गई है निकल कर अपनी यहां पर 90। तो यहां पर लिख लिया हमने क्या, थीटा इक्वल टू कितना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब ध्यान से, यहां पर जो हम रिजल्टेंट निकालेंगे इन दोनों वेक्टर का, तो इसको हम क्या है, R से कुछ रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब ध्यान से देखिए, अगर ये रिजल्टेंट है तो ये तो मैग्नीट्यूड है, यानी ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जब इसका मैग्नीट्यूड निकल गया तो इसका कुछ अपना डायरेक्शन भी होगा भैया। तो डायरेक्शन मान लेंगे, ये रिजल्टेंट कुछ क्या है, बीटा एंगल पर जा रहा है। अब चलिए, अब सारा काम हमने यहां पर कर लिया। अब यहां पर जब इस रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या है, पैरेललोग्राम हमको दिखना चाहिए। अभी मैंने आपको बता दिया, जो पिछले लेक्चर में क्या है, जल्दी जल्दी में छूट गया था दिखाना, तो मैंने आपको समझा दिया अभी स्टार्टिंग में। तो अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहां से इस वेक्टर से इस वेक्टर को क्या है, स्ट्रेट लाइन से जोड़ लिया हमने। उसी तरह यहां पर इस वेक्टर से भी क्या है, आप क्या है, इधर थोड़ा जोड़ लीजिएगा, है ना। इसको हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। आप सही से
लाइन के थोड़ा खींच कर बना लीजिएगा, बस खाली यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि हमें क्या है, क्वाड्रिलेटरल दिखना चाहिए पैरेललोग्राम की तरह। चलिए यहाँ पर वैसे दिख नहीं रहा सही से, वैसे आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हमें सब कुछ हो गया, अब खाली यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। अब ध्यान से यहाँ पर p की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लेते हैं यहाँ पर डायरेक्टली हम। तो यहाँ हो जाएगा अपना 6 का होल स्क्वायर प्लस q की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, तो यानी 8 का होल स्क्वायर प्लस 2, p की वैल्यू कितनी हो गई 6 इंटू q की वैल्यू कितनी हो गई 8 इंटू कॉस, और थीटा यहाँ पर कितना निकल कर आ गया, दो वेक्टर के बीच का एंगल, ये हो गया अपना क्या 90 डिग्री। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर सॉल्व करने से पहले थोड़ा एनालाइज करना सीख जाइए, है ना। तो यहां दिख गया हमें cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो जैसे ही ये वैल्यू 0 होगा, ये सारे नंबर से मल्टीप्लाई होकर इस पूरे टर्म को क्या कर लेगा, 0 कर देगा। यानी ये जब क्या बोलते हैं, ये टर्म 0 ही हो गया, तो अब इसका क्या काम, कोई काम नहीं, हमें बस काम किससे बच गया 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर से। तो खाली इस पर ही काम करेंगे, कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 36 और 8 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा अपना कितना 64। होप सो बातें क्लियर होंगी। तो यहां पर कितना हो जाएगा, देखिए ऐड करके 64 और 36 को ऐड करेंगे तो ये आता है 100। तो यहां पर अंडर रूट 100 आ गया, यानी 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर। तो इट मीन्स ये जो 100 का हम जब अंडर रूट निकालेंगे तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा अपना 10। और ध्यान से थ्रू आउट यहाँ पर यूनिट न्यूटन 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 लिखा है, तो मतलब यहाँ पर जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा ये भी तो क्या है, दो फोर्स का रिजल्टेंट निकल कर, तो मतलब ये रिजल्टेंट भी तो एक फोर्स ही होगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10 न्यूटन। होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और हमें क्या यहाँ पर बोल रहा था, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, तो वो हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। चलिए अब देख लेते हैं कि आखिर ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो निकल गया, अब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों जो फोर्स यहाँ गिवन है उनका भी डायरेक्शन गिवन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो रिजल्टेंट निकल कर आया है इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, हम एंगल से दिखा देते हैं। कौन से एंगल से, tan बीटा से। तो चलिए tan बीटा की वैल्यू वहां से निकाल लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर tan बीटा इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज तो हमें पता है, खाली वैल्यूज क्या है, सब्सटीट्यूट कर देनी है। Q की वैल्यू हमने अभी ऊपर देख ली, क्या है 8 के बराबर है। थीटा कितना निकला है, दो वेक्टर के बीच का 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर P की वैल्यू हमने अभी देखा ऊपर 6 है, तो यहाँ 6 हो गया, प्लस Q की वैल्यू वापस से 8 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू वापस से 90। वापस से अब एनालाइज कीजिए, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, यानी 0 इंटू 8 0 हो गया। और साइन 90 का जो वैल्यू होता है ये होता है किसके बराबर, 1 के बराबर, यानी 8 इंटू 1 कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0 कितना हो गया 6 हो गया। अब इसको क्या है थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना हो गया 4/3, यानी कितना आ गया tan बीटा इक्वल्स टू 4/3। यानी हमें यहाँ पर tan बीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए रिजल्टेंट का डायरेक्शन, और डायरेक्शन दिखाता है कौन सा, एंगल बीटा। तो इस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बीटा लिख लिया और इस tan को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स। तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा अपना 4/3। यहां पर अगर वैल्यू दे रखी है तो ठीक, नहीं दे रखी तो हम इतना ही लिखकर छोड़ देंगे। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलिए यहां पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q इज R, यानी दो वेक्टर्स हैं यहाँ पर गिवन P और Q, इन दोनों का वेक्टर सम कितना दिया है R। मतलब यहाँ पर R क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है ना, क्योंकि दो वेक्टर का वेक्टर सम रिजल्टेंट ही तो होता है। चलिए उसके बाद लिखा है इफ वेक्टर Q इज रिवर्स्ड द रिजल्टेंट बिकम्स S। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, अब बोल रहा है यहाँ पर ये जो वेक्टर Q है अगर हमने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, यानी अब क्या करना है, इसको इसका नेगेटिव बना देना है। यानी P वेक्टर वैसा ही रहेगा लेकिन Q वेक्टर अब सेकंड केस में क्या हो जाएगा, माइनस Q वेक्टर। चलिए तो जैसे ही वहां ऐसा होता है तो पहले केस में रिजल्टेंट था R, अब यहां पर रिजल्टेंट क्या बन गया, S वेक्टर। होप सो बातें इतनी समझ में आ गई होंगी। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, देन प्रूव दैट R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो चलिए हमें क्या करना है, ऊपर जितने भी कंडीशंस दिए हैं उनका यूज करके हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। अब ध्यान से
सबसे पहले यहां पर हमें इस चीज का पता है कि दो वेक्टर्स के बीच के रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। पैरेललोग्राम लॉ से हमने देखा है कि कैसे निकालते हैं। तो वहां पर क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। लेकिन यहां पर क्या करना होगा, पहले कुछ लेट कर लेते हैं। यहां तो कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम मान लेते हैं जो हमारा दो वेक्टर है पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, उनके बीच का जो एंगल है वो कुछ थीटा है। ठीक है, तो जैसे ही यहां पर थीटा है तो पैरेललोग्राम लॉ के हेल्प से क्या रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इससे हमने मान लिया क्या, पहला इक्वेशन। अब ध्यान से वहीं पर दूसरे केस में क्या बोल रहा है, q को अब रिवर्स करो, यानी q को अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करो। तो यानी आप ध्यान दीजिए, कोई भी लाइन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है। यानी यहां पर अगर मैं एक वेक्टर यहां पर सपोज p मान लूं, यहां पर कोई वेक्टर q मान लूं, सपोज लेट कर लीजिए, और जैसे ही ये q वेक्टर को अब मैं उल्टा रिवर्स करूंगा तो ये q वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, अब इधर हो जाएगा। यानी पहले p और q वेक्टर के बीच में एंगल थीटा था, जैसे ही ये q वेक्टर इधर रिवर्स हुआ तो यानी अब मुझे p और माइनस q के बीच का एंगल ये वाला लेना पड़ेगा। यानी टोटल एंगल था हमारा 180 का, P और Q के बीच में एंगल था थीटा, तो मतलब माइनस Q और P के बीच में जो ये रिमेनिंग एंगल है 180 में से थीटा घटा देंगे तो वही तो होगा। तो यानी ये एंगल हो जाएगा हमारा कितना, 180 माइनस थीटा। तो इसीलिए यहां पर जो हमारा रिवर्स Q वेक्टर है और जो P वेक्टर है उनके बीच का जो एंगल है यहां पर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। होप सो बातें आपको क्लियर होंगी। और जिस तरह यहां पर हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया, इसी तरह इस केस में भी अब क्या करेंगे, हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो यहां पर हमारा आर स्क्वायर का वैल्यू आया है और जो हमारा इस वाले केस से एस स्क्वायर का वैल्यू आएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो ये रिजल्ट है ना 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये आ जा रहा है। तो चलिए देखते हैं एस स्क्वायर की वैल्यू और उसके बाद दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं। अब चलिए यहां पर जो रिजल्टेंट वेक्टर था सेकंड केस में वो था एस वेक्टर, यानी तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2pq माइनस क्यू इंटू कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। यहां कितना है, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब ध्यान से मैंने जानबूझकर यहां पर माइनस क्यू लिखा है बार बार। क्यों लिखा है, क्योंकि मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। वैसे यहां पर माइनस क्यू होगा नहीं, लेकिन मैंने लिखा है क्योंकि आपसे ये गलती ना हो जाए, इसीलिए आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। अब ध्यान से समझिए, अगर हम कोई भी चीज का लेंथ लेते हैं तो लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, आप खुद ही सोचिए। लेंथ कभी भी नेगेटिव हो सकता है, कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव जो है डायरेक्शन को दिखाते हैं, और लेंथ तो क्या है भैया, एक मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन कैसे आएगा, ये तो एक स्केलर है, तो यानी उसके पास डायरेक्शन होना नहीं चाहिए। इसका मतलब जो हम यहां पर क्यू वेक्टर देख रहे हैं, क्यू वेक्टर को जब हम रिवर्स कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, माइनस क्यू वेक्टर। लेकिन ये जो माइनस है ये दिखा रहा है इस क्यू वेक्टर के डायरेक्शन को कि ये क्या है, रिवर्स हो गया है। लेकिन भैया वैल्यू में कोई फर्क आया है क्या, वैल्यू यहां भी क्यू था और यहां भी क्यू ही है। यहां पर बस पॉजिटिव था तो इस तरफ था, नेगेटिव है तो इस तरफ है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो है इनके डायरेक्शंस दिखा रहे हैं हमको। काम तो भैया लेकिन इस फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड से है। इट मींस यहां पर वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड या फिर माइनस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्यू ही रहेगा। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। होप सो आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। इसीलिए गलती से भी मैग्नीट्यूड के आगे नेगेटिव साइन नहीं लगेगा, इसीलिए हर जगह क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस क्यू। होप सो मैंने जो आपको समझाया आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आपसे ये गलती कभी नहीं होगी। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर पी का स्क्वायर पी ही स्क्वायर प्लस क्यू था, यानी क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर ही। यहां पर 2p इंटू क्यू यानी प्लस क्यू था, तो यहां पर क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए अपना प्लस 2pq। अब ध्यान से दूसरी बात समझिए, यहां पर क्यों प्लस लगा दिया मैंने माइनस की जगह पर, अभी मैंने आपको ऊपर समझा दिया क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। चलिए अब जो यहां दूसरा इंपॉर्टेंट बात समझना है वो ये समझना है कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा को हम माइनस cos थीटा क्यों लिख रहे हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा भी बेसिक पता होगा तो आपको ये क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो मैं वापस से आपके फंडामेंटल्स को रिवाइज करवा दूंगा। चलिए फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं वो यहाँ पर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री इस तरह से डिवाइड होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से कम का वैल्यू जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यानी 0 प्लस थीटा का जो वैल्यू होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, और 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 90 डिग्री से कम यानी थीटा घटा रहे हैं तो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो गया।
यानी 90 डिग्री में थीटा ऐड करेंगे तो हम इस तरफ आ जाएंगे, और अगर 180 डिग्री में अगर थीटा घटाएंगे तो हम इधर ही रह जाएंगे। यानी 180 डिग्री में से थोड़ा भी वैल्यू कम हुआ तो हम इसी क्वाड्रेंट में फंस कर रह जाएंगे। यानी अगर 180 डिग्री से अधिक होगा तभी हम इससे आगे थर्ड क्वाड्रेंट पे आ सकते हैं। समझ रहे होंगे बात, होप सो। यानी 90 डिग्री में अगर थीटा ऐड करेंगे तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर 180 डिग्री में थीटा घटा देंगे तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यानी हमें काम यहाँ 180 डिग्री माइनस थीटा से ही है। तो यानी 180 डिग्री में थीटा घटा रहे हैं तो आ जा रहा है भैया सेकंड क्वाड्रेंट। तो चलिए, यानी यहाँ पर अब बात किसकी करनी है हमें, सेकंड क्वाड्रेंट की, यानी कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस चीज का ख्याल रखिए कि कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। समझे आपकी नहीं, कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव होती है। मतलब कॉस की वैल्यू यहां पर नेगेटिव होनी चाहिए। और अब दूसरी बात, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज सिर्फ 90 डिग्री और 270 डिग्री पर होता है। अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता तो वहां पर साइन थीटा हो जाता। क्यों, 90 डिग्री पर था तो कॉस साइन में चेंज हो जाता है। लेकिन 180 डिग्री और 0 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, बस क्वाड्रेंट के हिसाब से उनके पास साइन आ जाएगा। इट मीन्स कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में था तो कॉस क्या था, नेगेटिव था, इसलिए आगे एक नेगेटिव साइन आ गया। लेकिन 180 डिग्री पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, इसीलिए कॉस एज इट इज कॉस ही रह गया। तो यानी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा का जो वैल्यू आ गया नेट, वो आ गया माइनस कॉस थीटा। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी यहां से सारी। अब चलिए, यहां पर माइनस कॉस थीटा है, यहां पर प्लस है, यानी माइनस प्लस माइनस हो गया, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। यानी एक रिजल्टेंट का वैल्यू ऊपर हम देख रहे हैं क्या लिखा है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, वो पहला इक्वेशन था। और यहां से दूसरा इक्वेशन क्या निकल कर आ गया, एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। ये क्या हो गया, हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, जो दोनों रिजल्टेंट वैल्यूज निकली हैं आर स्क्वायर और एस स्क्वायर, उनको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो यहां नहीं, यहां पर आर स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां तक लिख ली और एस स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी निकाला, यहां तक लिख लिया। अब यहां पर गौर से नजर डालिए, यहां पर दिखा 2pq cos थीटा, यहां भी दिखा 2pq cos थीटा, लेकिन यहां दिखा नेगेटिव और यहां क्या दिखा, पॉजिटिव। इट मींस दो वैल्यू बराबर हैं लेकिन यहां पर ऑपोजिट साइन के हैं, इसलिए आपस में क्या हो गए, कैंसल हो गए। इट मींस अब यहां पर क्या बच गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर 2 बार लिखा है, क्यू स्क्वायर भी 2 बार लिखा है, यानी 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। तो यानी अब मैं ये लाइन ऊपर लिख ले रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, यहां हो जाएगा अपना कितना, 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। जब इतना हो गया तो यहां से 2 सेम दिख रहा है क्या, 2 तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। 2 कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में हो जाएगा कितना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर है। होप सो सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी और जो मैंने समझाया आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब चलिए यहां पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उस पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर्स इन इनइक्वलिटीज ज्योमेट्रिकली। यानी यहां पर जो हमारे पास दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, यानी हमें क्या है, इधर जो पार्ट है उसको प्रूफ करना है कि वो लेस देन है इधर के पार्ट से। उसी तरह हमारा यहाँ दूसरा पार्ट दिया हुआ है, वापस से इधर के पार्ट को हमें प्रूफ करना है कि जो इधर का पार्ट से क्या है, ये पार्ट छोटा है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे वेक्टर से। यहां पर क्या है, सबसे पहले हम कुछ कंसीडर कर ले रहे हैं। यहां पर हमें दिख रहा है ए और बी हर जगह दिख रहा है, तो यानी दो वेक्टर्स यहाँ गिवन है। किस कौन कौन से, ए वेक्टर और वी वेक्टर। तो हमने यहाँ कंसीडर कर लिया क्या कि दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और वी वेक्टर, और यहां पर उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ओपी वेक्टर से और ओक्यू वेक्टर से। ये कहाँ है दिख नहीं रहा है, अभी मैं दिखा दूंगा आपको डायग्राम में सब कुछ। बस यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर पहले लेट कर ले रहे हैं और यहाँ पर हमने क्या कर लिया, डायग्राम में नीचे ड्रॉ किया हुआ इसलिए ऊपर लिख लिया हूँ। वैसे मुझे डायग्राम ऊपर ही ड्रॉ करना था, लेकिन फिर भी आप नजर में रख लें क्या है, ए वेक्टर को हम ओपी से दिखा रहे हैं और यहाँ पर ओक्यू वेक्टर को क्या है, बी वेक्टर से दिखा रहे हैं। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी। और दूसरी बात, जैसे यहाँ पर हमें दो वेक्टर दिखा तो इनका रिजल्टेंट किससे दिखेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से। तो वही तो दिख रहा है ना, यहाँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से क्या है, द एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज गिवन बाय
ओ आर वेक्टर, मतलब यहां पर ए वेक्टर को हमने ओपी वेक्टर माना, बी वेक्टर को ओक्यू वेक्टर माना, तो यहां पर इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकल कर आया उसे हमने क्या मान लिया, ओ आर वेक्टर। अब चलिए यहां पर हम डायग्राम देखते हैं और सभी को देखते हैं, ओपी, ओक्यू और ओ आर को। तो चलिए देखते हैं डायग्राम को। अब तो देखिए यहां पर हमने ओपी को ए वेक्टर से डिनोट कर लिया है, OQ को B वेक्टर से डिनोट कर लिया है, और इन दोनों का रिजल्टेंट से हमने OR को डिनोट कर लिया है, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट जो था वो था A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब ध्यान से यहां पर अब क्या है, वापस से आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, जैसे ही हमें दो वेक्टर दिखा उसका रिजल्टेंट दिखा, सबसे पहले क्या, एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लीजिए। और अब दूसरी बात, यहां पर जैसे हमने पैरेललोग्राम को डॉटेड लाइन से जोड़कर कंप्लीट कर लिया, तभी हमें दिख गया क्या, यहां पर दो ट्रायंगल दिख गया ना, दो ट्रायंगल। और यहां पर जो ये रिजल्टेंट का लाइन है उस पैरेललोग्राम का क्या है, ये हो गया इसका डायगोनल। अब ध्यान से समझिए बात, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल और पैरेलल होते हैं। मतलब जो ये लेंथ है ओपी का वो क्या है, ए वेक्टर है, इसका क्या मैग्नीट्यूड है, ए, तो इसका मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड इसका होना चाहिए, यानी जो वेक्टर ये है वही वेक्टर ये भी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है, दोनों साइड्स के ऑपोजिट एंड इक्वल है ना, पैरेलल भी है। तो यहां नहीं, ध्यान दीजिए, ए वेक्टर जो हो गया ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया यहां पर ए वेक्टर। चलिए बातें समझ में आ गई होंगी आपको। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं, हम देखेंगे ट्रायंगल ओ क्यू आर को। कौन से ट्रायंगल को देखेंगे, ट्रायंगल ओ क्यू आर को। अच्छा जरा नजर डालिए, यहां पर ओ आर का दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओ क्यू हो गया बी वेक्टर और आर क्यू हो गया अपना ए वेक्टर। और यहां पर अगर आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होगा तो यानी ट्रायंगल में क्या होता है कि किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। इट मींस यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम अगर ऐड कर लें तो वो बड़ा होना चाहिए किससे, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर ना ओ आर वेक्टर, उससे बड़ा होना चाहिए। इट मींस यहां पर हम ये लिख सकते हैं इस ट्रायंगल ओ क्यू आर में जो ये ओ आर का लेंथ है वो छोटा होगा किसके लेंथ से, ओ क्यू के लेंथ से, ओ क्यू के लेंथ से प्लस आर क्यू के लेंथ से, किसके लेंथ से, आर क्यू के लेंथ से। अब जरा ध्यान से, यानी यहां पर हम लेंथ की बात कर रहे हैं, जब लेंथ की बात कर रहे हैं तो बात हम किसकी करेंगे, मैग्नीट्यूड की। और मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिनोट करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अगर हमारे पास कोई वेक्टर सपोज मान लीजिए क्यू दिया हुआ है, क्यू वेक्टर, और इसके मैग्नीट्यूड को निकालना है तो हमें क्या है, इसको मोड के अंदर डालना होता था। और मोड के अंदर डालने के बाद ये क्या होता था, जैसे ही यहां मोड डाले तो ये क्या ऊपर का वेक्टर साइन हट जाता था और ये क्या होता था, खाली क्यू लिखकर बाहर निकल जाता था। यही क्या होता था, हमारा मैग्नीट्यूड। यानी जो हमारा यहाँ गिवन वेक्टर है इसका हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। इट मींस ओ आर का लेंथ चाहिए, ओ आर का लेंथ निकालने के लिए जो ये वेक्टर दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर ये जो वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको हम क्या करेंगे, मोड के अंदर डाल देंगे। जैसे ही मोड के अंदर डालेंगे ये क्या करेगा, इसका मैग्नीट्यूड दे देगा, जो मैंने आपको यहां समझाया और पहले भी मैंने आपको समझा रखा है। चलिए अब यहां पर साइन किसका है, लेस देन का है, डाल लिया हमने लेस देन। अब जरा ध्यान से, यहां है ओ क्यू और यहां है आर क्यू, तो सबसे पहले आर क्यू पर आइए, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, ए का क्या बोलते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, जिस पैटर्न में प्रूफ करना है उसी पैटर्न में यहां लिख लेते हैं। तो यानी ए वेक्टर यहां क्या है, आर क्यू यहां लिखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं यहां पता है हमें, तो यहां लिख लेंगे क्या, मोड ए वेक्टर। चलिए इतना हमने लिख लिया। बीच में किसकी साइन है, एडिशन की साइन है, डाल लेंगे यहां पर बीच में एडिशन की साइन। उसके बाद क्या है, ओ क्यू। आइए ओ क्यू पर ये दिखा वेक्टर, लेकिन हमको इसकी लेंथ से मतलब है, लेंथ से मतलब है तो वापस से क्या करेंगे, मोड लगाएंगे, यहां लिख दिया हमने बी वेक्टर। अब जरा नजर डालिए, यहां आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल मोड लेस देन सिर्फ ए वेक्टर का मोड प्लस बी वेक्टर का मोड, यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए यही लिखकर आ गया क्या। होप सो बातें आपको समझ में आ गई होंगी, मैंने क्या किया और कैसे किया है। अगर आपको ट्रायंगल का थोड़ा सा प्रॉपर्टी पता होता तो क्या है, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना काफी इजी था। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हमारा दूसरा इनइक्वालिटी क्या प्रूव करना है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा होना चाहिए ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। और इस चीज को हमने पहले भी देख लिया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया भी आपको एक क्वेश्चन में कि मैग्नीट्यूड कभी भी क्या नहीं होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। चलिए अब यहां पर ध्यान देते हैं, यहां पर हमें दिखा कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अच्छा जरा यहां लिखते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर,
यहाँ पर दो वेक्टर आपस में सब्ट्रैक्ट कब हो सकते हैं? सब्ट्रैक्ट तब हो सकते हैं यहाँ पर कि जब यहाँ पर कोई एक वेक्टर क्या हो, ऑपोजिट हो, नेगेटिव हो। समझ रहे हो बात? यानी यहाँ पर ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटा रहे हैं, यानी ए वेक्टर के सामने का साइन तो पॉजिटिव दिख रहा है और बी के सामने का साइन नेगेटिव दिख रहा है। इट मींस अब यहाँ पर जो हमें बी वेक्टर लेट करना है, अज्यूम करना है, जो यहाँ पर गिवन है उसके हिसाब से वो क्या होगा। पहले वाले केस में हमने देखा था जो बी वेक्टर है एज इट इज हमने वैसा ही ले लिया, लेकिन इस बार वैसा नहीं लेना है। इस बार जो बी वेक्टर दिया है उसका क्या लेना है, हमको रिवर्स लेना है, ऑपोजिट लेना है। यानी यहाँ पर जो बी वेक्टर हम कंसीडर करेंगे वो कंसीडर करेंगे इस केस के लिए नेगेटिव बी वेक्टर। क्यों करेंगे? होप सो आपको समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो वेक्टर आपस में क्या है, सब्ट्रैक्टेड है। ए के आगे पॉजिटिव साइन है, मतलब ए तो जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन बी के आगे नेगेटिव साइन है। अगर मैं इन दोनों को ऐड भी करके लिखूं तो आप देखिए इस तरह हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अब ध्यान से, दोनों को हमने अगर ऐड भी कर दिया तो यानी यहां पर क्या है, बी के आगे नेगेटिव साइन आ गया, मतलब यहां पर हमको रिवर्स ऑफ बी लेना है। तो इसीलिए इस केस में क्या करेंगे, बी वेक्टर से काम नहीं करेंगे, काम करेंगे हम रिवर्स ऑफ बी वेक्टर से। चलिए, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर ए वेक्टर हो गया और यहां पर बी वेक्टर हो गया। इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट कुछ आएगा, तो कुछ आएगा तो उस लाइन को हमने क्या दे दिया नाम, ओ एन। अब ध्यान से, जैसे ही ओ एन दे दिया तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, एडिशन ही आएगा ना। तो दोनों का यहाँ एडिशन करेंगे, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का, तो एडिशन निकलकर कितना आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। होप सो बातें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। होप सो बातें आपको सब क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए ध्यान से, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है ट्राइंगल पर। यानी यहां पर फिर क्या करेंगे, दो वेक्टर दिखा, उसका रिजल्टेंट दिखा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक पैरेललोग्राम यहां पर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा पैरेललोग्राम ऐसा दिख रहा है ना, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, होप सो आप सभी का ड्राइंग अच्छा होगा तो आप सभी मैनेज कर सक रहे हैं, है ना। लेकिन आप समझने के लिए समझ जाइए, फीलिंग्स को समझ जाइए, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब है हमें। अब ध्यान दीजिए, यहां पर अब क्या करना है, हम इस ट्राइंगल को देखेंगे, एम ओ एन ट्राइंगल को। ध्यान से, ट्राइंगल एम ओ एन। जब हम इस ट्रायंगल को देखेंगे अब तो जरा ध्यान दीजिए, यानी यहां पर वेक्टर ए था, यानी ये जैसे ही पैरेललोग्राम बना तो ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो यहां पर जैसे ही यहां पर ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल और पैरेलल हो गए, तो यानी यहां पर इसका क्या है, ए वेक्टर लिखा है, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा। और यहां पर क्या है, माइनस बी वेक्टर, तो है ही, हमने देख लिया कैसे आया है। अब ध्यान से देखिए, या जैसे ही हमने यहाँ पर एम ओ एन ट्रायंगल लिया है तो वापस से इसमें वही वाला ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाएंगे जो हमने अभी पीछे लगाया था, कि दो साइड्स का सम जो है, किसी भी दो साइड्स का सम तीसरे साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा तो मतलब इसका जो वैल्यू है इन दोनों के सम से छोटा होगा। तो वही कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ओ एन जो होगा लेस देन होगा किससे, एम एन प्लस एम ओ से। चलिए, अब यहां है ओ एन, हमको चाहिए इस ओ एन का मैग्नीट्यूड, यहां पर है वेक्टर फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा गिवन वेक्टर है उसको क्या है, मोड के अंदर डाल देंगे। तो हमने डाल दिया। चलिए, यहां पर फिर लेस देन है तो हमने लगा लिया लेस देन। अब यहां पर है क्या, ए वेक्टर, यहां पर ए वेक्टर ही है ना, फिर बी वेक्टर है। तो अब ध्यान से, तो ए वेक्टर यहां है तो यहां है एम एन, तो एम एन की वैल्यू यहां लिखेंगे। हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो यहां वेक्टर को मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, मोड के अंदर डाल देंगे। फिर यहाँ क्या है, प्लस, उसके बाद हमको वापस से मैग्नीट्यूड चाहिए, वापस से ध्यान से, वापस से यहाँ पर माइनस बी वेक्टर है, हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, माइनस साइन डायरेक्शन दिखाता है। मैग्नीट्यूड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, बार बार बोल रहा हूं, गलतियां नहीं करना ऐसी, ठीक है। तो यानी यहाँ पर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी वेक्टर के को क्या करेंगे, हम मोड के अंदर डाल देंगे। होप सो बातें आप समझ गए होंगे। यहाँ पर माइनस वी वेक्टर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको इस माइनस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो हमको ये पूरी वेक्टर तो इस क्या है, मोड के अंदर रखनी होगी। तो यहाँ पर वेक्टर हमारा क्या है, माइनस वी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा हमेशा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर माइनस छूट गया था गलती से, यहाँ पर अब क्या हो गया, अब ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा ये एज इट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लेस देन, ये तो एज इट इज ऐसा ही रहेगा, हमने लिख लिया, प्लस
अब यहाँ पर माइनस बी वेक्टर, ये जो हमारा वेक्टर, पहले हमारा बी वेक्टर था तो हम यहाँ पर बी वेक्टर लिख रहे थे, लेकिन इस केस में हम माइनस बी वेक्टर ले रहे हैं ना, इसीलिए हमको माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो जो हमारा वेक्टर होता है उस कंप्लीट वेक्टर को मोड के अंदर रख देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ मोड के अंदर इस पूरे कंप्लीट वेक्टर को रख लिया है। कंप्लीट वेक्टर क्या है हमारा, माइनस बी वेक्टर हमने यहाँ रख लिया है। लेकिन इस माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो तो भैया हमेशा ही पॉजिटिव होगा ना, तो इसलिए क्या लिख लेंगे हम यहाँ पर, बी वेक्टर। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। जब हमने ऐसा लिख लिया तो जरा ऊपर नजर डालिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड यहां दिख रहा है, लेस देन दिख रहा है, ए वेक्टर दिख रहा है मोड के अंदर, प्लस बी वेक्टर का मोड, यानी यहां पर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो तो पॉजिटिव निकलेगा। इट मींस यहां पर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मोड बी वेक्टर। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो आज के इस सेशन में इतना ही। लेकिन अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, उस क्वेश्चन को देख लीजिए और आप उसे एज अ होमवर्क ले लीजिए, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन, उस जैसा क्वेश्चन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही करवाया है। चलिए उस क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूं। यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है आप उस क्वेश्चन को देख लीजिए और इसे एज अ होमवर्क ले लीजिए और आप इसे सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर चलिए आज के इस सेशन में इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो को, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स के पास, बताएं कि यहाँ अच्छे से पढ़ाई हो रही है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।